नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी की बेड़ियाँ। हेलो बेटा, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई। मैं आपका बेटा पवन नहीं, उसका दोस्त राहुल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, बहुत सीरियस है। जितना जल्दी हो सके आप दिल्ली अस्पताल चले आइए। अपने इकलौते बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो मालती जी के पैर लड़खड़ाने लगे। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी बहू शिवानी दौड़ते हुए उनके पास आई। माँ जी, क्या हुआ? उनकी आंखों में पानी डालने लगी। कुछ तो बताइए माँ जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अपने ससुर दीनानाथ जी को शिवानी आवाज लगाने लगी। बाबूजी, जल्दी आइए ना, देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। और कुछ बोल ही नहीं रही हैं। बहू की आवाज़ सुनकर दीनानाथ जी दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ मालती, किसका फ़ोन था? मालती जी बोली, जी हमारा बेटा। दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी को झकझोरते हुए बोला, क्या बात है, क्या हुआ मेरे बेटे को? जी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना कहकर मालती जी फपक फपक कर रोने लगी। न जाने कैसे होगा हमारा लाल। इतना कहकर वह बेतहासा रोए जा रही थी। कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो मालती। और कुछ कपड़े पैसे जल्दी से बांधो, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। थोड़ी देर में सब गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरी गाड़ी में शिवानी एकदम शांत गुमसुम सी कहीं खोई हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, शायद विधाता ही उसका भाग्य लिखना ही भूल गया। सोचते सोचते वह अतीत की यादों में खो गई कि 4 महीना पहले उसकी और पवन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद मुंह दिखाई का रस्म चल रहा था। शादी में आई सब मेहमान शिवानी की खूब तारीफ कर रहे थे। बहुत अच्छी है बहू, बहुत सुंदर है। लेकिन पवन, उसका पति, खुश नहीं था। वह बोला, माँ, आपने कैसी मेरी बदसूरत जाहिल गंवार लड़की से शादी कर दी। न शक्ल है न सूरत। आपने शिवानी के साथ मेरी शादी कर मुझे सूली पर लटका दिया है। शिवानी सुहाग रात के सेज पर अकेली बैठी उसका इंतजार करती रही, पर वह कमरे में से बाहर गया और चिल्लाते हुए कहा, माँ, मैंने कहा था कि मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है, पर आपने अपनी मान मर्यादाओं का ख्याल रखा। आपकी मान मर्यादाओं ने मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब मैं इस जाहिल के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। गुस्से में पवन अपना सामान सूटकेस में डालता जा रहा था। शिवानी तो जैसे जड़ सी हो गई। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर सब दुल्हन की तरह उसके भी बड़े अरमान थे, सब चूर चूर हो गए थे। बेटे की बात सुनकर मालती जी बोली, बेटा, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। तुम्हारे ऊपर अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैसी जिम्मेदारी माँ? तुम्हारी जीवन संगनी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, जिसे तुम विवाह जैसे पवित्र बंधन में बांध के लाई हो। कैसी जिम्मेदारी माँ? मैं उसे नहीं मानता। यह तो मेरे ऊपर थोपा गया है। आप दोनों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। पवन ने गुस्से में कहा। तो उसके पिता दीनानाथ जी बोले, मानता हूँ बेटा कि तुम्हारे कुछ सपने थे, पर हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। शिवानी बहुत समझदार और संस्कारी लड़की है। वह दिख रहा है पापा। आप ही उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिए। रख लीजिए अपने पास। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ। कहते हुए पवन घर से बाहर निकल गया। दीनानाथ जी और मालती जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, पर पवन गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे के बाहर खड़ी शिवानी को बिना देखे ही वहां से चला गया। शिवानी ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बूत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाई जा रही थी।
एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशों की अर्थी सज चुकी थी। वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया। यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ घंटे पहले ही तो शिवानी अपने पीहर की दहलीज लांघ कर ससुराल की चौखट पर आई थी और कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी ने नई करवटें ले ली। जिसके साथ शादी करके आई थी उसी ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए। शिवानी के पिता, जिसकी अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो, एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। शिवानी दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के मुंह में व्याकुल मालती जी के बेटे के पीछे भागते हुए बोलते जा रही थी कि रुक जा पवन, रुक जा बेटा। लेकिन जब तक वह बाहर गई तब तक पवन अपनी गाड़ी लेकर चल दिया था। अब तो मालती जी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएंगी। जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ, उसे कैसे संभालेंगी। यही सब सोचते सोचते मालती जी वहीं गेट पर ही निढाल सी बैठ गई। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली बहू के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का ग्लास लिए शिवानी मालती जी के पास आकर बैठ गई और बोली, माँ लीजिए पानी पीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों का घर छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते ही मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते शिवानी भावुक हो गई। ना बेटा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू मानकर कोई गलती नहीं की। मालती जी बोल ही रही थी कि तभी दीनानाथ जी वहां आ गए और शिवानी के सिर पर हाथ रखकर बोले, शिवानी बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे। बेटा, मैंने ही तो तुम्हारे पिता के अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगा। तुम्हारे पिता के बहुत एहसान है हम पर। तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है ना ही पवन की। ये सब हमारी गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध दिया। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं पवन और तुम्हारे रिश्तों को एक सूत्र में बांध कर ही रहूँगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। बेटा, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर भरेगा। ऐसा कहकर दीनानाथ जी उदास मन से अपने कमरे में चले गए। सारे मेहमान अपने घर जा चुके थे। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। देखते ही देखते शिवानी दीनानाथ जी और मालती जी की लाडली बन गई और अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छवि में बिताने लगी। पर इन 5 महीनों में न पवन आया और न ही उसका कोई संदेशा आया। तभी एक दिन अचानक पवन के एक्सीडेंट होने की खबर आई। आखिर हर बार उसके ही किस्मत में बिछड़ने का गम क्यों लिखा है। पिताजी को पहले ही वह खो चुकी थी। अब पवन भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच का जंग लड़ रहा था। भले ही पवन ने उसे दिल से स्वीकार नहीं किया था, पर था तो वह उसका पति ही।
इसीलिए मालती जी के मना करने के बावजूद भी वह हॉस्पिटल चली आई थी। आज उसका सब्र जवाब दे चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था जब से वह पवन की ज़िंदगी में आई थी, उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा था। उसके कर्मों की सज़ा पवन भोग रहा था। मालती जी का हँसता-खेलता परिवार एक पल में बिखर गया था। उनका बेटा उनसे मुँह मोड़कर चला जो गया। इन सब की ज़िम्मेदार वह अपने आप को ठहराए जा रही थी कि तभी अचानक से मालती जी ने कहा, बहू, हॉस्पिटल आ गया है, अब उतरो। तो शिवानी अतीत से वर्तमान में आई। मालती जी और दीनानाथ जी गाड़ी से फट से उतर के हॉस्पिटल के अंदर भागे और रिसेप्शन में जाकर पवन के बारे में पता किया तो वहीं पर उसका दोस्त राहुल बैठा हुआ था। राहुल मालती जी के पास आया और बोला, आंटी जी, पवन आईसीयू में एडमिट है, चलिए मेरे साथ। दीनानाथ जी ने कहा, बेटा यह सब कैसे हुआ? मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि कल पवन बहुत दुखी था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है। फिर राहुल ने पवन और अनु के दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा, दरअसल अंकल जी, पवन किसी अनु नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। वह उसके कंपनी की बॉस की बेटी है। जब भी पवन काम के सिलसिले में बॉस के घर जाता तो अनु से अक्सर मुलाकात होती रहती। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई और वह दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर वह जब घर गया तो आपने उसका शिवानी से ब्याह कर दिया। आपके कस्में और वादे के चक्कर में बेचारा पवन फंस गया और उसका असर उसके काम और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो अनु से दूरी बढ़ाने लगा और ये बात अनु को हजम नहीं हुई और इसीलिए वो पवन से झगड़ा करती रहती। उस झगड़े की वजह से उसका मन काम में भी नहीं लगता। अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम पवन ने अपनी शादी का सच अनु को बता दिया, जिसके कारण दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई। अनु ने बॉस मतलब अपने पिता को कहकर पवन को काम से निकलवा दिया। पवन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं अंकल जी। बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ दौड़ा चला आया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले 2-3 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। राहुल के मुंह से सच जानकर दीनानाथ जी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए थे। क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया? हे भगवान! मैंने 3-3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे थोड़ा सा आभास होता पवन और अनु के बारे में तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। हाय, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। उसने अपनी ज़िंदगी को ही दाँव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। कहते-कहते दीनानाथ जी बिलख-बिलख कर रोने लगे। तभी राहुल उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले की देन है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना पवन ठीक हो जाए। उसी समय डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब भगवान की मर्जी है। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। इसीलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हुए डॉक्टर शर्मा दीनानाथ जी के कंधे पर हाथ रख कर आगे बढ़ गए। 72 घंटे सुनकर मालती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं खड़ी शिवानी अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। 72 घंटे काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था, ना ही आराम कर पा रहा था।
मालती जी और शिवानी वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रहे थे। खैर, किसी तरह यह 72 घंटे बीते और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। रात के 12 बजे पवन को होश आया। दीनानाथ जी और मालती जी भागकर पवन से मिलने आईसीयू में गए और उन दोनों के पीछे पीछे शिवानी भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल हो गई। माँ और पापा को देखकर पवन की आंखें भर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी शिवानी पर गई तो उसकी नाराज़गी और नफ़रत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। वो भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे आज तक यही तो दिया था। इसीलिए वो आईसीयू से बाहर निकल आई और भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली। उसे पता था कि पवन उससे बहुत नफरत करता है, इसलिए हालात कुछ भी हो, पर शिवानी भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वो भी अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपने पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने आंसू पोंछे और आईसीयू में चली गई। तभी नर्स ने आकर कहा कि आपको डॉक्टर शर्मा अपने केबिन में बुला रही हैं। नर्स की बात सुनकर वो सभी डॉक्टर के केबिन में गए, जहां डॉक्टर शर्मा पवन की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसीलिए यहाँ बुलाया है। आपके बेटे का एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सिर में काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे अभी ठीक होने में भी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए उनके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं, तो काफ़ी दिन तक उनको उठने बैठने में दिक्कत होगी। डॉक्टर शर्मा की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीर दिखने लगी। पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के। खैर, 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर शर्मा उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। पवन घर तो आ गया था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए 24 घंटे किसी न किसी को उनके पास रहना था। लेकिन पवन शिवानी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता था। इसीलिए पवन की जिद और वर्तमान स्थिति को देखते हुए मालती जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान ली और शिवानी को समझाते हुए उससे दूर रहने के लिए बोल दिया और खुद ही अपने बेटे का ध्यान रखने लगी। पर एक रात अचानक से मालती जी की तबीयत खराब हो गई। उनका बीपी और शुगर काफ़ी बढ़ गया था। शायद पवन की हालत को देखकर वे चिंतित रहने लगी और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। एक तरफ अपनी और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर मालती जी काफ़ी परेशान हो गई। इसीलिए उन्होंने शिवानी से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाह कर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर अब तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही पवन की देखभाल करनी है। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अब तुम्हें ही पूरा घर संभालना है। उस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ेगा। पवन तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा, पर बेटा सह लेना। इस पवित्र रिश्ते की खातिर देखना, एक दिन पवन का दिल भी पिघलेगा और वो तुम्हें अपना ही लेगा। कहते कहते मालती जी की आंखें भर आई। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा हो। तभी तो वो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि मुझे अपने आस-पास देखना भी पसंद नहीं करते। कहते-कहते शिवानी की आँखों में आँसू तैरने लगे। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते।
भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए मालती जी शिवानी से बोली कि आज से तू ही पवन के कमरे में सोएगी, क्योंकि मैं तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। बहुत कमजोरी फील हो रही है। तेरे पापा मुझे देख लेंगे, तू चिंता मत कर बेटी। अच्छा जा, पवन के पानी और दवा का समय हो गया है, जा कर दे देना। मुझे बहुत नींद आ रही है और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना, हाथों का, जैसे अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है शिवानी बेटी, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, कहकर मालती जी बिस्तर पर पड़े पड़े सो गई। शिवानी अभी भी असमंजस में डूबी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पवन के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफरत करता है। फिर भी शिवानी हिम्मत करके डरते डरते पवन के कमरे में चली गई और जाकर जैसे ही टेबल पर पानी का ग्लास और दवा रखा तो ग्लास रखने की आवाज़ सुनकर पवन ने कहा, माँ कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ सच में मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ, काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। कहते कहते पवन की आंखें भर आई। इधर शिवानी भी पवन के दर्द को महसूस करके भावुक हो गई, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर पवन की आंखों से छलकते हुए आंसुओं को पोंछ सके और उसके दर्द की हमसफर बन सके। खैर, ये तो उसके लिए एक सपना ही था, इसीलिए बिना कुछ बोले पवन के पैरों को धीरे धीरे से खुजलाने लगी। लेकिन जैसे ही शिवानी का हाथ पवन के पैरों पर लगा, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ गया और वो चीखते हुए बोला, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी इस वक्त मेरे कमरे से। गुस्से से दांत पीसते हुए पवन बोलते जा रहा था, पर इतना कुछ सुनने के बाद भी शिवानी बिना कुछ बोले पवन के बेड को थोड़ा ऊपर करके उसे दबा देने लगी। पर पवन नफरत भरी निगाहों से सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुनाता जा रहा था। पर शिवानी उसके तानों को अपने सर माथे लगाकर पवन को जबरदस्ती दवाई दे दिया और पवन के न चाहते हुए भी उसके हाथ और पैर का एक्सरसाइज करवाने लगी। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। पवन शिवानी को खरी खोटी सुनाता और शिवानी उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर मालती जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल पवन और शिवानी के बीच की दूरियां दूर हो जाएंगी और शायद इसीलिए जानबूझकर शिवानी को भेजती थी। पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए वह बीमारी का नाटक करके बिस्तर पर पड़ गई थी ताकि शिवानी और पवन के बीच की दूरियां कम हो जाए और उनके बीच प्यार बढ़े। शिवानी भी यही सोचती, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब दूध का ग्लास पिलाते वक्त गलती से शिवानी के हाथ से थोड़ा सा दूध पवन के ऊपर गिर गया तो पवन ने अपने एक हाथ से धक्का मारकर शिवानी को नीचे गिरा दिया और गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो किसी की नफरत समझ में ही नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर कब से जा चुकी होती, पर तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे अपमानित होने में मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत कहीं की। पवन के हृदय भेदी शब्द सुनकर शिवानी चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर रो न पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी, जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य के अलावा। वो अब तक इस घर में बस इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि उसके सास ससुर उसे सर आँखों पर रखते थे। इसीलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती, रात के अंधियारे में, अपनी तन्हाइयों में
अपने अकेलेपन में जी भरकर रो लेती और मन ही मन कहती, एक बार पवन जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और पवन जी की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। पति की करवाहट ने शिवानी को इस कदर तोड़ दिया कि वो अक्सर उदास रहने लगी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर पवन ठीक होने लगा। अब वो खुद से उठकर बैठने लगा। शिवानी का निस्वार्थ सेवा भाव उसके तकलीफ़ों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे शिवानी के प्रति पवन की करवाहट कम होती गई। देखते ही देखते कब 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। अब तक पवन के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर शिवानी के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, मालती जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी, जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को शिवानी ने मालती जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसीलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही घर छोड़कर निकल गई, एक ऐसे सफ़र पर जहाँ उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। सुबह सुबह शिवानी की आरती के साथ उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए चिंतित होकर मालती जी शिवानी को देखने उसके कमरे में गई, पर उसे शिवानी वहाँ नहीं मिली तो भागकर रसोई में गई, लेकिन शिवानी उन्हें वहाँ भी नहीं मिली। तो परेशान होकर मालती जी दीनानाथ जी के पास गई और घबराते हुए बोली, सुनिए जी, शिवानी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वो कहीं जाती भी नहीं, फिर आज कहाँ चली गई? कहते कहते मालती जी रोने लगी। और वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी। मालती, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, अच्छा रुको मैं ही देखकर आता हूँ। ऐसे ही कहाँ जाएगी? कहते हुए दीनानाथ जी उसके कमरे में चले गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए पेपर पर पड़ी, जिसमें लिखा था, प्रणाम माँ और पापा जी। माँ, मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते को बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसीलिए इस शादी की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माँ और पिताजी। खत पढ़ते पढ़ते दीनानाथ जी की आंखें भर आई। तभी मालती जी भी वहाँ आ गई। क्या हुआ जी? क्या लिखा है इसमें? मालती, हमारी बहू हमें छोड़कर और इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया। कहते हुए दीनानाथ जी वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए। पवन के पापा, ऐसे हिम्मत मत हारिए और पुलिस स्टेशन जाकर शिवानी के गुम होने की खबर लिखवा दीजिए। पता नहीं कैसी होगी हमारी बच्ची। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, कहकर दीनानाथ जी घर से बाहर निकल गए। तो मालती जी पवन का नाश्ता बनाकर उसके कमरे में ले गई और खिड़की का पर्दा हटाते हुए बोली, उठ बेटा पवन, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर। जी माँ, कहते हुए पवन धीरे से उठा और बोला, माँ, आज सुबह सुबह आप और वो आपकी कहते कहते चुप हो गया। पर मालती जी समझ गई कि पवन शिवानी की बात कर रहा है, इसीलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, वो अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे में बेटा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। इतना कहकर मालती जी चुप हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर आज पहली बार उसे शिवानी की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने दिल की ना सुनकर पवन मालती जी से बोला, अच्छा ही हुआ माँ चली गई, मुझे तो छुटकारा मिला। आखिरकार उससे हम सभी को छुटकारा मिल ही गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए। तो मालती जी उसे
नाश्ता और दवा देकर चली गई। पर पवन कहीं न कहीं बेचैन था। उसे इंतज़ार था शिवानी की एक झलक पाने का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि शिवानी उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी। वो उसे चाहने लगा था, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुषत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने न दिया। वो जितनी नफ़रत करता था, उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। अब उससे खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक़्त रहते उसे शिवानी के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता, तो आज शिवानी उसके पास होती। उधर दीनानाथ जी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाकर घर आ गए। उधर पवन की ज़िंदगी तो जैसे थम सी गई। उसके लिए समय काटना कठिन सा हो रहा था। पवन शिवानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ प्लीज़ शिवानी को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। माँ, वो मेरी आदत बन गई थी, प्लीज़ माँ उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ, लेकिन वापस ले आओ, मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। अपने बेटे के मुंह से शिवानी के लिए इतना प्यार देखकर मालती जी मन ही मन बहुत खुश हो गई और तुरंत दीनानाथ जी के पास जाकर ये खुशखबरी उनको बताने लगी, जिसे सुनकर दीनानाथ जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार वे लोग भी तो यही चाहते थे कि पवन को एहसास हो शिवानी की कमी का। पर तभी अचानक से मालती जी उदास हो गईं और बोली, पवन के पापा शिवानी को गए आज हफ्ते हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं है। हमें कहाँ होगी हमारी बच्ची। मुझे पता है। दीनानाथ जी थोड़े गंभीरता भरे लहजे में बोले, जी आपको पता है शिवानी कहाँ है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मालती जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ मालती, वो दरअसल मेरे दोस्त शेखर जी के घर पर है। दरअसल जब शिवानी घर छोड़कर जा रही थी, तब दीनानाथ जी पानी पीने के लिए उठे थे। वे चाहते थे शिवानी को उसका सम्मान और अधिकार मिले, जिसकी वो हकदार है। इसी कारण उन्होंने अपने दोस्त शेखर जी को फ़ोन करके शिवानी को कुछ दिन के लिए उनके घर रखने का विनती किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शिवानी अब इस घर में घुट-घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए। क्योंकि कई बार आते-जाते पवन के कमरे से पवन के हृदयभेदी शब्द शिवानी के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देते थे। वे कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए, जो उनके दोस्त के वादे की बलि चढ़ गई। गलती तो उनकी भी नहीं थी। उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली दी थी कि शिवानी अकेली नहीं है, उसके साथ हम हैं। पर वो आज गलत साबित हो गए, 3-3 जिंदगियों को बर्बाद करके। वे खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसीलिए उनके अंदर ना इतनी हिम्मत थी और ना ये हालात थे कि वे पवन को कुछ कह सके। वे बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसीलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी, उसे सुधारना चाहते थे। दीनानाथ जी बोले, पर यह बात अभी पवन को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पवन आवेश में आकर कोई कदम ना उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ शिवानी को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचे। ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ऐसा कहकर मालती जी रसोई में अपना काम निपटाने चली गई। इधर पवन सोना चाह रहा था, पर चाह कर भी सो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने शिवानी की ही छवि घूम रही थी। शिवानी वो तो थी ही इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई पवन पर हावी हो गई थी। शिवानी आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी, तभी तो अभी तक वो समर्पित थी एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते पवन धीरे धीरे चलकर
अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला, माँ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे आप लोगों से बात करनी है। मुझे अभी के अभी शिवानी को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं, जबकि आपकी बहू कितने दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे शिवानी को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। पवन की बातों से शिवानी के लिए बेचैनी देखकर अब तक दीनानाथ जी को पूरा विश्वास हो गया था कि पवन सच में शिवानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसीलिए वे पवन को भरोसा दिलाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं शिवानी को ढूंढने की, और देखना वो जल्द ही मिल जाएगी। कहते हुए दीनानाथ जी मालती जी से बोले कि तुम पवन को अंदर लेकर जाओ, अभी वह ठीक से चल नहीं पाता है। मैं शिवानी का पता करने जा रहा हूँ। इतना कहकर दीनानाथ जी शिवानी से मिलने शेखर जी के घर की ओर निकल गए। वहां पहुंचे तो शिवानी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ पापा जी? इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा, घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पवन तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं पापा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं, बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी। इन रिश्तों के बोझ से मैं अब और अपमानित नहीं होना चाहती। कहते कहते शिवानी फूट फूट कर रोने लगी। शिवानी, मत रो बेटी, 6 महीने से रोते ही तो आई है। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दिन आ गए हैं। बेटा, मैंने पवन की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, इसीलिए मेरा विश्वास करो बेटी, अब वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। अब वापस अपने घर चलो। बेटी कहते हुए दीनानाथ जी भावुक हो गए तो शिवानी पापा जी कहकर भावुक हो गई। तो शिवानी पापा जी कहकर उनसे ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपट कर रोती है। आज देखा जाए तो दीनानाथ जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया था। खैर, शिवानी दीनानाथ जी के साथ अपने ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। ससुराल पहुंची तो मालती जी ने उसे बेटी कहते हुए अपने सीने से चिपका लिया। पवन भी धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए शिवानी से बोला, मुझे पता है शिवानी, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि मैं हूँ ही इसी लायक। लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं मर जाऊँगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ शिवानी। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। पर लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, मैं उन 7 वचनों की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो शिवानी, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो भी कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो। नहीं सहन होती तुम्हारी ये खामोशी। आज पवन के मुंह से अपने लिए इतनी फिक्र देखकर शिवानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी शिवानी के सास ससुर दूसरे कमरे में चले गए कि बेटा अब बहू को संभाल लेगा। शिवानी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और वह सीधा पवन की बाहों में समा गई। आज सही मायने में उन दोनों के रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।